तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में एक बहुत ही प्यारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। एग्जामिनेशन में आपके 6 मार्क्स की वेटेज है और मैं भी 6 से 7 क्लास में चैप्टर पूरा फिनिश कर दूंगा। चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि आप अपने पेपर के सारे क्वेश्चन आराम से कर डालो। टेंशन ना लो भाई, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक बात समझाऊंगा और ऐसा पढ़ा दूंगा कि भाई सीबीएसई में ना तुम धुआं धुआं कर दोगे। जो भी क्वेश्चन आएगा तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे। समझ में आ गया? सबसे पहले जान लो इस चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, इसके टाइप क्या है, थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी सी रहेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मेन टॉपिक, जैसे कि टोटल बजट रिसीट क्या होता है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर क्या है, बजट डेफिसिट सरकारी घाटा क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, फिर बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद टैक्सेशन नाम का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जहां बताऊंगा टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। फिर कुछ मिक्स टॉपिक पढ़ेंगे, पब्लिक गुड्स क्या है, प्राइवेट गुड्स क्या है, एंड 2-4 टॉपिक इसमें और ऐड करूंगा। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। और लास्ट में इस चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो 6 to 7 क्लास में ये पूरे के पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते हैं कि गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट होता क्या है। तो भाई जरा मेरी बात को सुनने का प्रयास करो। जो हमारी सरकार होती है, सरकार देश को चलाने के लिए हर साल बजट बनाती है। बेटा देखो, एक देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, और पैसे को मैनेज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन जब तक आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे तब तक आप देश चला नहीं पाओगे। और देश में पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसी के लिए हर साल बनता है देश का बजट, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो कि देश को, पैसे को हम हर साल किस तरीके से मैनेज करते हैं, कि पैसा कहां कहां से आता है, उसे कैसे कैसे कहां कहां खर्च किया जाता है, किस पे ज्यादा खर्च करना है, किस पे कम खर्च करना है। ये सारी बातें ही बजट में आती है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप छोटी मोटी बातें नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे आप पूरे देश के पैसे को मैनेज करना सीखोगे। तो इस चैप्टर में आपको यही जानना है कि देश के पैसों का मैनेजमेंट कैसे होता है। बट उसको समझाने के लिए मैं छोटे से एग्जाम्पल की बात करता हूं कि बजट होता क्या है। आइए पहले एक छोटे लेवल पे एग्जाम्पल पे समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए भाई मेरा एक घर है। अब मेरे घर में पैसे को मैनेज कौन करता है? तो भैया हमारे घर में पैसों को मैनेज करती है हमारी माता श्री, मेरी मम्मी, मेरी प्यारी सी स्वीट सी मम्मी घर में पैसे को मैनेज करती है। भाई मेरा काम क्या है? पैसे कमा के लाके उनको देना। मेरे पप्पा का काम क्या है जी? मेरे पप्पा भी पैसे कमा के लाके मम्मी को देंगे, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है वो मम्मी के हाथों में है। तो मम्मी भी क्या बनाती है? एक बजट बनाती है। अब जैसे बजट मम्मी बनाएंगी अपने घर के लेवल पे, बेटा वैसा ही सेम बजट बनता है पूरे देश के लेवल पे। तो आइए समझते हैं, थोड़े घर के लेवल की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पापा है, तो हमारे देखो यह है इनकम, एक तरफ लिखा मैंने इनकम, कि मेरे घर को चलाने के लिए पैसा कहां कहां से आएगा। तो मेरे पापा है भाई, वो कमाते हैं। तो मान लो पापा पैसा कमा के लेके आए और पापा ने कमा के दिए मम्मी को 50,000 रुपए। मैं हूं मम्मी का बेटा, बेटा मैं भी कुछ पैसा कमाता हूं। तो मान लीजिए, अब ये मत सोचना मैं अपनी इनकम बताऊंगा, नालायकों। मान लीजिए मैं मम्मी का बेटा हूं, नाम लिख दो मेरा प्रथम सर, और मैंने भी मम्मी को पैसा कमा के दिए 10,000 रुपए। ठीक है, मान लो ये मेरी इनकम है। तो मम्मी के पास कुल मिला के पैसा कितना आ गया? मम्मी के पास पैसा आ गया 60,000 रुपए। अगर इनकम के कोई और भी सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे घर पे ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे रखा है, तो वहां से रेंट आता है मान लो 5,000 रुपए। तो अगर इनकम के कोई और भी अन्य सोर्स है भाई, उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया मेरे घर पे पैसा कहां कहां से आया। तो मम्मी को चल गया पता कि अगले महीने, अब देखो बजट जो बनता है बेटा फ्यूचर के लिए बनता है।
बजट हम जो बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं, आने वाले समय के लिए बनाते हैं। तो ये मम्मी बना रही है बजट अगले महीने के लिए कि अगले महीने घर खर्च किस प्रकार चलेगा। तो मम्मी ने देखा कि अगले महीने 50, 10 और 5, अगले महीने कुल मिला के 65,000 रुपए आने वाले हैं। ये मम्मी ने देखा। अब भाई इनको खर्च कैसे करना है समझो। तो मम्मी ने बोला कि भाई घर का राशन आएगा, तो मान लो राशन लाने में लग गए 10,000 रुपए। उसके अलावा हर महीने बिजली का बिल आता है और मान लीजिए 4,000 के आसपास बिल आता है। तो 4,000 रुपए कहां चले जाएंगे जी, बिल की पेमेंट में चले जाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि मेरे कोई छोटे भाई बहन है, वो स्कूल और कोचिंग पढ़ते हैं, उनकी फीस जाती है। तो 6,000 रुपए मिला के उनके स्कूल की और कोचिंग की फीस जाती है। बेटा इसके अलावा बताओ, राशन हो गया, बिजली हो गया, मान लो पानी, कि हमारे घर पानी का बिल भी आता है, वाटर बिल। तो मान लीजिए हर महीने 1,000 रुपए जो है पानी में चले जाते हैं। इसके अलावा बताओ, राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया, फीस हो गया, वाटर बिल। इसके अलावा मान लो मेरे पास घर में बाइक है, मम्मी से बाइक के पैसा मांगता हूं, तो मान लो हर महीने बाइक के पेट्रोल के लिए 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं जिनको मान लो मैंने बोल दिया मिसलिनियस या मिक्स बोल दिया मैंने, कि कुछ मिक्स खर्चे हो गए, ठीक है। और मिक्स खर्चे की बात करें तो मान लो जी 15,000 रुपए घर के कुछ मिसलिनियस खर्चे भी हो जाते हैं। तो ये पैसा आया और ये पैसा खर्च हुआ। अब इससे चलेगा पता कि हमने जो बजट बनाया उससे हमको बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो जरा एक बात सोच के बताओ कि भाई साहब हमारे इस बजट में हमें पैसे कितने प्राप्त हुए। जी हमको प्राप्त हुए 65,000 रुपए घर में प्राप्त हुए। भाई खर्च कितने हो रहे हैं, तो खर्च हो गए 10, 4, 6, ये 20 हो गए, 20 और 15 ये 35 हो गए, 35 और 2 38। तो भैया 65,000 रुपीज घर पे आए और घर पे 38,000 रुपए खर्च हो गए। अब आप 65 में से 38,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा जी, ये बच जाएगा आपका 27,000। तो 27,000 रुपए मेरे घर पे बच रहे हैं, जिसको बच्चों बोला जाएगा सरप्लस, कि मेरे घर पे हो रहा है फायदा कितने का, 27,000 रुपए का मेरा घर में भैया पैसा बच रहा है, दैट इज माई सरप्लस। तो ऐसे बनता है एक घर का बजट। अब जैसे बजट ये घर का बना, बेटा ऐसा ही एक बजट पूरे देश का बनता है, जहां पे देश की सरकार को भी देखना पड़ता है कि पैसा कहां कहां से आ रहा है और पैसा कहां कहां पे खर्च करना है, कहां कहां पे खर्च होना है। तो मम्मी ने निकाल लिया कि अगले महीने 27,000 रुपए लगभग बच जाएंगे, जिसको बैंक बैंक में जमा कर देंगे और फ्यूचर में वो काम आएंगे। समझ में आ गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि भैया खर्चे, इनकम इतनी ही है और क्या पता खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब घाटा होता। तो बजट में घाटा या फायदा दोनों ही हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके इनकम कितने हैं और आपके खर्चे कितने हैं। तो जैसे एक घर का बजट बनता है बेटा, वैसे ही एक बजट देश के लेवल पर भी बनता है, जिसको बोलते हैं देश का बजट या गवर्नमेंट बजट। तो आइए अब देश के लेवल पर समझते हैं। तो देश को भी पैसा मिलता है, देश की सरकार के पास भी पैसा आता है और देश की सरकार भी देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा खर्च करती है। तो जब देश की गवर्नमेंट भी, जैसे हमने, हमारी मम्मी ने ये घर में कागज पे लिखा था और मम्मी ने घर में कागज पे लिख के इसको प्रॉपर समझा, तो जैसे हमारी मम्मी कागज पे लिख के इस चीज को प्रॉपर समझती है, फॉर एग्जाम्पल इस कागज पे लिखा और पूरा बजट बनाया, बेटा ऐसे ही बजट देश की सरकार द्वारा भी बनाया जाता है। सरकार लिखेगी कि पैसा कहां कहां से आ रहा है और पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। तो सरकार भी ऐसा बजट बनाती है। अब सरकार के पास जो पैसा आता है बेटा, उसको बोलते हैं टोटल रिसीट। देखो हमने इनकम बोला था, बट सरकार क्या बोलती है उसको, टोटल रिसीट। और सरकार के पास कई जगह से पैसा आता है, जैसे कि टैक्स वाला पैसा, हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, सरकार को टैक्स वाला पैसा मिला। सरकार की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी होती है, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, सरकार को वहां से पैसा मिला। सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, कंपनी बेचकर सरकार को पैसा मिला। हमारे कई बार चालान कट जाते हैं, रास्ते में जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगाया था, चालान कट गया,
तो चलान वाला पैसा गवर्नमेंट के पास गया। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसों के सोर्स होते हैं और सरकार अपने पैसों के इन सोर्सेस को दो कैटेगरी में बांटती है कि सरकार के पास जो पैसा आएगा या तो वो होगा सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये होता क्या है भाई, आपको पढ़ाया जाएगा, बस अभी समझ लो। सरकार के पास जो पैसा आता है उनकी दो कैटेगरी होती है, या तो सरकार के पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर सरकार के पास जो पैसा आता है वो बच्चों होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा सरकार के पास और कोई भी पैसा नहीं आता। तो ये सरकार के पास मान लो पैसा आ गया, अब सरकार इन्हीं पैसों को, ये जो पैसा आया, इन्हीं पैसों को देश के डेवलपमेंट पे, देश के विकास पर खर्च करती है। फॉर एग्जांपल, सरकार ने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। अब किस जगह पर कितना खर्चा करना है सरकार को सोचना पड़ता है कि सरकार ने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, सरकार ने डिफेंस पे कितना खर्च किया, सरकार ने गरीबों को सब्सिडी कितनी दी, सरकार ने स्कूल पे, फ्लाईओवर पे, सरकार के भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं। सैलरी देनी होती है, पुलिस वालों को देनी होती है सैलरी, जो सरकार के कोर्ट में जज बैठे हैं उनको देनी है सैलरी, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। तो सरकार के बहुत सारे खर्चे भी होते हैं और इन खर्चों की भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता क्या भाई सब, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे चारों को। और सेकंड खर्चा सरकार का बच्चों होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार के कुल मिला के दो प्रकार की इनकम होती है, जिसको बोलते हैं, बेटा यहां पे ना एक्सपेंडिचर वर्ड नहीं, यहां पे मेरे को रिसीट वर्ड लिखना है कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, सरकार के पास जो पैसा आता है वो दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये जो भी कुछ पैसा आएगा, मान लो यहां लिख दिया मैंने, ऐसे ये भी कुछ पैसा आएगा यहां पे लिख दिया। और इसी प्रकार सरकार जो खर्चा करती है वो भी खर्चा दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिस जगह पर सरकार ये सब लिखती है कि हमारे पास कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा खर्च करना है, बेटा उसी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, उसी पूरे के पूरे पेपर को, उन्हीं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट बजट, या फिर हम लोग बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एनुअली पूरे साल की बनती है। बेटा बजट फ्यूचर के लिए बनता है, इस साल जो बजट बन रहा है वो आने वाले साल के लिए बन रहा है, कि आने वाले साल को भाई अगर आपको देश को मैनेज करना है तो बेटा मैनेज करने के लिए चीजें पहले से ही एडवांस में सोचकर चलनी पड़ेगी ना। तो बजट पहले से ही एडवांस में बनाया जाता है कि अगले साल देश के अंदर पैसे को किस प्रकार मैनेज किया जाएगा। तो जैसे बजट ये छोटे लेवल पर बना, हमारे घर का बनता है बेटा, वैसी बजट एक देश के लेवल पर भी बनता है। उसी को गवर्नमेंट बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें सरकार की दो प्रकार की इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल वाली इनकम। और दो प्रकार है खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई कि ये कौन कौन सी इनकम होती है, ये कौन कौन सी इनकम होती है, ये कौन कौन से खर्चे होते हैं, ये कौन कौन से खर्चे हैं, इनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया बजट का मीनिंग क्या है अब समझते हैं। तो देखो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि देखो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो है अगर मैं इस पे ऐसी लाइन वाइन खींच के अमाउंट लिख दूं तो इसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा बैंक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल जो बैंक की पासबुक होती है। अब पासबुक में क्या होता है कि बैंक में कितना पैसा जमा किया और बैंक से कितना पैसा गया, तो आप उसको बोलते हो बैंक की पासबुक। ऐसी सरकार भी पेपर पे लिखती है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, जैसे होती है बैंक स्टेटमेंट, ऐसी बच्चों क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट बजट एक प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है कि कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा खर्च होगा। तो ये शो करता है द एस्टिमेटेड रिसीट
एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक बात यहाँ पे भाई समझने वाली है, यहाँ पे लिखा है मैंने एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जरा ये वाली बात समझने वाली क्या है भाई, देखो बच्चों मैंने बोला कि सरकार के पास जो पैसा आएगा, जो रिसीट आएगी, उससे पहले एक वर्ड जुड़ा है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्यों जुड़ा है? क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कितना पैसा आएगा। देखो भाई ये फ्यूचर के लिए बन रहा है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां से इतना मिल जाएगा, वहां से इतना मिल जाएगा। सरकार एक अंदाजा लगाती है कि टैक्स वाला पैसा इस साल इतना मिल सकता है, नॉन टैक्स वाला इतना मिल सकता है, ये वो, क्योंकि अभी आया नहीं है, ये पैसा आएगा। तो हम इसकी जो एस्टिमेशन लगाकर चलते हैं कि कितना पैसा आ जाएगा और हम एजुकेशन पे कितना खर्च कर देंगे या फिर डिफेंस पे कितना खर्च कर देंगे। तो हम जो भी अमाउंट लिखते हैं, ये जो भी अमाउंट यहां पे लिखा जाएगा, ये एक्चुअल नहीं होता। ये सारा का सारा अमाउंट बच्चों क्या होता है जी, ये सारा का सारा अमाउंट एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, एक अनुमान होता है, ठीक है, एक्चुअल नहीं होता। तो गवर्नमेंट बजट एक एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को शो करती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बेटा जो भी बजट बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का या फिर फिस्कल ईयर का बनता है। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है जी? जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है, ओके। जो बजट होता है हम क्या बोलते हैं उसको? एनुअल, मतलब पूरे साल की, बिकॉज यहाँ पे पूरे एक साल की बात हो रही है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि ये शो करता है पैसों को, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं और कुछ इस प्रकार का होता है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने एमसीक्यू, बताओ बजट किस वर्ष के लिए बनता है? जो ईयर चल रहा है उसके लिए बनता है, या जो ईयर बीत गया उसके लिए बनता है, या जो ईयर आएगा उसके लिए बनता है? तो जो ईयर आएगा उसके लिए बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपकमिंग ईयर के लिए बनता है। अच्छा मान लो मेरी बात सुनो बेटा, 2024-25 में जो हमने बजट बनाया बेटा, वो कब के लिए बनाया? तो इस साल का जो बजट हम बना रहे हैं, मान लीजिए बेटा वो अगली साल के लिए 2025-26 के लिए बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सुनो, बजट बनता कब है और पेश कब होता है? तो भाई मेरी बात सुनो, बजट हर महीने बोल रहा हूं, हर साल के फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश होता है। तो 2024-25 की बात करूं तो इसमें 1 फरवरी 2025 को बजट बना। भाई इतनी मैथ तो आती, इतनी मैथ अकाउंट तो आती होगी ना कि 1 फरवरी 2025 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही तो आएगा, क्योंकि ये ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को। तो 1 फरवरी 2025 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अब इस दिन जो बजट पेश किया जा रहा है वो बेटा आगे वाले साल के लिए, कि 1 फरवरी 2025 को बताया जा रहा है क्या? कि 1 अप्रैल, क्या बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 कैसा बीतेगा, कैसा पैसा आएगा, कहां कहां पैसा खर्च होगा। तो ये जो सारी बातें बताई जा रही है इसकी तैयारी हमने पहले ही कर दी थी। ये सारी बातें हम 1 फरवरी 2025 को बता देंगे कि अगले साल में 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक अगले साल कैसे कैसे पैसा आएगा और कैसे कैसे पैसा खर्च होगा। तो बजट हमेशा अगले साल के लिए बनाया जाता है। तो मीनिंग हो गया। अच्छा एक बात और, पेपर में एक बार ट्रू फॉल्स आया था, बजट का मीनिंग सेम गिवन था, बस एक गड़बड़ कर दी थी, एस्टिमेटेड वर्ड के स्थान पे पेपर में कहा था एक्चुअल, कि बजट शो करता है एक्चुअल रिसीट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कि एक्चुअल में कितना पैसा आया और एक्चुअल में कितना खर्च हुआ। तो ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। बजट एक्चुअल नहीं, एस्टिमेशन को शो करता है कि कितना पैसा आएगा लगभग और कितना पैसा खर्च होगा। तो एक्चुअल मिले तो बच्चों वो फॉल्स है, ठीक है। अब बजट के बारे में कुछ बेसिक बात और जान लो, जैसे कि भारत में जो बच्चों बजट बनता है वो 3 लेवल पे बनता है। इंडिया में बजट को 3 लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है।
एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जो कि पूरे इंडिया का बजट होता है। एक होता है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट का बजट, जो पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली। अब दिल्ली का जो बजट बनेगा वो केवल दिल्ली के लिए है, वो पूरे इंडिया के लिए नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का बजट। और बच्चों एक होता है लोकल गवर्नमेंट का बजट, जो कि एक जिला प्रशासन द्वारा या पंचायत द्वारा बनाया जाता है। आपको आपके सिलेबस में लिखा है वी विल स्टडी द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको आपके 12th क्लास के लेवल पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ना है, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट का नहीं पढ़ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। क्या बोलते हैं जी? यूनियन बजट। और इसी यूनियन बजट को हम लोग बोल सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि नाम थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, ये लिखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, बजट बनाने की इजाजत कहां से मिलती है? तो बेटा भारत में अगर कुछ भी हो रहा है तो हर चीज की परमिशन भारत के संविधान से मिलती है। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो बेटा ये भी भारत के संविधान की वजह से बोल पा रहा हूं, क्योंकि वहां पे एक मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक, है कि नहीं है? तो इसी प्रकार भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 112 हमें इजाजत देता है कि देश में हर साल एक बजट बनेगा और उसको पूरे देश में पेश किया जाएगा। तो इसी आर्टिकल 112 के तहत जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, याद रखना, बजट को प्रेजेंट करने का काम, बजट को पेश करने का काम देश के प्रधानमंत्री का नहीं होता, देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री का होता है। और बजट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा ही बनाया जाता है। तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर ही पार्लियामेंट में सबसे पहले बजट बच्चों पार्लियामेंट में ही पेश किया जाता है। तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, अच्छा बताना इस समय वर्तमान में देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण इस समय कौन है जी? देश की फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो ही बजट पेश करेगी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। आपको पता है दो सदन होते हैं। सबसे पहले बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और उसके बाद बजट को राज्यसभा के अंदर भी पेश किया जाता है, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार बजट पूरे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। बजट हर साल एवरी ईयर बनाया जाता है, ठीक है, और लगभग लगभग फरवरी के पहले हफ्ते में इसको पेश कर दिया जाता है। और अगर मैं डेट की बात करूं तो 1 फरवरी, मोस्टली फरवरी की पहली तारीख को, मोस्टली फरवरी की पहली तारीख को ही बजट पेश कर दिया जाता है। अब जब बजट पार्लियामेंट में सुनाते हैं या बजट को पेश करते हैं, तो एक तो हम ये बताएंगे कि आगे आने वाला साल हमारा कैसा चलेगा, कि आगे आने वाले साल में पैसा कहां कहां से आएगा, कहां कहां खर्च करेंगे। लेकिन उस समय हमको यह भी बताना होता है कि पिछले साल जो हमने बजट पेश किया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। भाई पिछले पिछले साल भी तो बजट पेश किया होगा, तो पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो बातें भी हमको उसी समय बतानी पड़ती है। तो जब बजट शो करते हैं तो दो बातें बताते हैं कि आने वाले साल के लिए क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या प्रपोजल्स है, क्या क्या स्कीम है, और पिछले साल में हमने बजट के माध्यम से क्या क्या अचीव किया, पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वही लिखा है कि बजट शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि पिछला साल कैसा रहा, और फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रपोजल फॉर द अपकमिंग ईयर, कि आने वाले साल के लिए क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या प्रपोजल है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। आइए मैं आपको एक आध फोटो भी दिखाऊं। ये देखिए, ये हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, और इनके हाथ में जो आप रेड बैग देख रहे हो, बेटा इस रेड बैग में एप्पल कंपनी का टैबलेट है, आईपैड है, और बजट आईपैड के माध्यम से पूरे पार्लियामेंट में पढ़ा जाता है, पूरे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पहले होता क्या था, पहले बजट को ऐसे पेपर पे प्रिंट करवाते थे,
और पेपर के माध्यम से बजट को पहले पढ़ते थे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जितने मेंबर होते थे सबको बजट की कॉपीज मिल जाती थी और सब लोग जो है बजट को सुनते थे और बजट को पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सरकार हो गई है डिजिटल और अब सरकार ने पेपर के माध्यम से बजट को प्रेजेंट करना बंद कर दिया है। अब सरकार टैबलेट के माध्यम से बजट को पढ़ती है और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो अपने मोबाइल फोन में, एक इनकी ऐप होती है यूनियन बजट ऐप, आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। मोबाइल फोन में बाकी लोग यूनियन बजट ऐप के माध्यम से बजट को पढ़ते हैं, बजट को समझते हैं। तो पेपर वाला काम खत्म हो गया है। तो इसमें आई टैब है, आईपैड है, जिसमें बजट जो है लिखा हुआ है और इस प्रकार देखो कि उसी आईपैड के माध्यम से बजट को पूरे पार्लियामेंट में पेश करते हैं। समझ में आ गया? तो वही जो मैंने बोला वही वाली बात है, ये रेड बैग वाली कहानी। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बन गया तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो बताओ भारत का सबसे पहला डिजिटल बजट या फिर बोलूंगा पेपरलेस बजट कब प्रेजेंट किया गया? तो इंडिया का सबसे पहला पेपरलेस बजट, बगैर पेपर का बजट 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में। किसके द्वारा? तो उस समय की देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कौन देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसको पेश किया। अब बताना, अगर फरवरी 2021 में पेश कर रहा हूं तो कौन से साल के लिए? अगले साल के लिए, 2021-22 के लिए इसको पेश किया जा रहा होगा। तो बजट ईयर कौन था जी? 21-22 के बजट के लिए इनको पेश किया जा रहा था। यह पहली बार था इतिहास में कि यूनियन बजट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को पेपरलेस बनाया गया। कोई भी प्रिंटेड कॉपी जो है बांटी नहीं गई थी। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए आप कर लोगे। तो यहाँ पे बजट का इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया, पूरी कहानी समझ में आ गई। बजट होता क्या है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, सब समझ में आ गया। अब एक छोटू सा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और आज की क्लास को इस टॉपिक के बाद फिनिश कर देंगे भाई साहब, खत्म कर देंगे। ठीक है? देखो भाई, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की अगर बातें की जाए तो जो बजट होता है भाई वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस बजट और बच्चों एक होता है अनबैलेंस बजट। अब ये बैलेंस बजट या अनबैलेंस बजट क्या है, आइए एक बार इसको अपन लोग समझते हैं और एक ब्लू कलर का रंग ले लेते हैं। देखो भाई, समझने का ट्राई करना। देखो भाई, सरकार के पास बजट में दो चीज होती है कि कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा जाएगा। जैसे ही एक होता है सरकार की टोटल रिसीट। टोटल रिसीट का मतलब टोटल पैसा कहां कहां से आना है। आपको पता है सरकार के पास दो जगह से पैसा आना होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू वाला पैसा, कैपिटल रिसीट, कैपिटल वाला पैसा, दैट इज गवर्नमेंट की टोटल रिसीट, टोटल पैसा। इन सबको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। ठीक है? उसके बाद सरकार खर्चा करती है, तो सरकार का होता है टोटल एक्सपेंडिचर। वो भी दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि सरकार की एक होती है टोटल रिसीट कि कितना पैसा कहां कहां से आएगा और टोटल एक्सपेंडिचर कहां कहां पैसा जाएगा। अब समझना, अगर सरकार की टोटल रिसीट, या एक काम करता हूं लिखता हूं मैं पूरा पूरा, कि अगर सरकार की टोटल रिसीट कि जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है, टोटल रिसीट अगर बराबर है सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर के, कि जितना पैसा आया सरकार ने उतना ही पैसा खर्च कर दिया। भाई साहब, सरकार के पास मान लीजिए आए 100 करोड़ और सरकार ने खर्च भी कितने कर दिए? 100 करोड़। बेटा उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस बजट। हम टोटल रिसीट को बजट रिसीट भी बोल सकते हैं। हम टोटल रिसीट को, बेटा क्या बोला मैंने? हम टोटल रिसीट को बजट रिसीट भी बोल सकते हैं। बेटा इसको रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते। बेटा पी होता है साइलेंट। और ऐसे ही टोटल एक्सपेंडिचर को बच्चों हम चाहे तो बजट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया बैलेंस बजट। भाई जरूरी है, लेकिन एक बार बताओ, क्या जरूरी है क्या
जितना पैसा आएगा उतना ही खर्च होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के पास जो पैसा आया, जो रिसिप्ट आई वो अलग है, और सरकार के पास जो पैसा खर्च हुआ, जो सरकार का एक्सपेंडिचर है वो अलग है। मतलब ये बराबर नहीं है, पैसा कुछ और आया और खर्चा कुछ और हुआ। तो ऐसे केस में दो बातें बनेंगी। हो सकता है सरकार के पास इस साल पैसा ज्यादा आया हो, सरकार के पास आगे मान लो 100 करोड़ और खर्च कम हुए हो केवल 80 करोड़। तो अगर मान लो सरकार के पास पैसा आया ज्यादा, जो रिसीट है वो ज्यादा है, और सरकार के पास से पैसा खर्च हुआ कम, कि मान लीजिए सरकार के पास आया 100 करोड़ और खर्च केवल 80 करोड़ हुआ, तो 20 करोड़ का सरकार को भाई फायदा हो गया ना। तो बेटा उसको बोलते हैं सरप्लस बजट, जहां पे सरकार को फायदा हो जाता है। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उल्टा हो गया, कि सरकार के पास पैसा आया कम है और सरकार के पास से खर्चा हो रहा है ज्यादा, कि सरकार के पास आया केवल 100 करोड़ लेकिन मान लो खर्च हो रहा है 130 करोड़। तो 30 करोड़ का 30 करोड़ का बच्चों क्या हो गया, घाटा हो गया। तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। तो अगर पैसा बराबर आया बराबर खर्च हुआ तो बैलेंस बजट, बट बराबर आया और बराबर खर्च ना, मतलब जितना आया उतना खर्च नहीं हुआ, तो अनबैलेंस बजट। इसके भी दो हिस्से होते हैं, क्या पता टोटल पैसा ज्यादा आया और खर्च कम हुआ तो फायदे का बजट सरप्लस बजट, या क्या पता टोटल खर्चा ज्यादा हो गया और पैसा कम आया तो घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। और आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि बजट डेफिसिट भी फिर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, आगे आएगा, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। कि जब बजट में घाटा होता है तो घाटा भी फिर तीन प्रकार का हो सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, जिसको पढ़ेंगे हम बाद में। तो बताओ बजट के प्रकार क्लियर है जी, बैलेंस, अनबैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। देखो यही बातें आपकी सेम यहाँ पे लिखी है कि भैया अपने आप पढ़ना, बस मैं बता रहा हूं ऊपर ऊपर से कि बैलेंस बजट क्या होता है, कि जितना पैसा आया उतना ही खर्च हुआ। अनबैलेंस क्या होता है जी, जितना पैसा आया नॉट इक्वल टू, उतना खर्च नहीं हुआ। ये सरप्लस क्या होता है, पैसा आया ज्यादा खर्च हुआ कम। और डेफिसिट क्या होता है जी, पैसा आया कम और खर्च हुआ ज्यादा। तो ये हो गए बजट के टाइप्स, बजट के प्रकार। और डेफिसिट बजट मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे कि फिर डेफिसिट बजट जो ये है ये भी तीन प्रकार का होता है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बताओ भाई इतना क्लियर है। तो आज की क्लास हम केवल इतनी रखेंगे, आज के लिए हम केवल इतना जानेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास की बात आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बता दूं नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सुन लो। नेक्स्ट क्लास में आपको यह बताया जाएगा कि रेवेन्यू वाला पैसा कौन सा होता है, कैपिटल वाला पैसा कौन सा होता है, रेवेन्यू वाला खर्चा कौन सा होता है और कैपिटल वाला खर्चा कौन सा होता है। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।